प्रशिक्षुओं, नमस्कार। डीएलएड की ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस कोरोना पैंडेमिक के बीच ऑनलाइन कक्षाओं को प्रारंभ करने का एक निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोग सेमेस्टर 4 की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। सेमेस्टर 4 के साइंस सब्जेक्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, इसमें देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास का मतलब है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब मोटे तौर पर अगर हम कहें तो जीवों का विकास, एक तरह के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों का विकास कैसे होता है, इसे हम कहते हैं जैव विकास। इस प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए कई प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं, उनके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, उनकी कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध मत है इसमें लैमार्क नाम के वैज्ञानिक का। उसके बाद एक मत है डार्विन नाम के वैज्ञानिक का। ह्यूगो डीवीज नाम के वैज्ञानिक का भी एक मत है। इस प्रकार के कई मत हैं, इन सभी पर चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अब इसी के आगे ये जो दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब इकोसिस्टम। ये क्या है? पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सब इस निर्जीव पर्यावरण के साथ में संबंधित हैं। सजीवों का इस निर्जीव पर्यावरण के साथ में जो अंतर संबंध है, इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, कुछ जैविक घटक और कुछ अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी सजीव आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत सभी निर्जीव पर्यावरण के घटक आते हैं। तो ये सारा टॉपिक होगा जब हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तब। फिर उसके बाद है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ये क्या है? पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो भोजन के लिए आपस में संबंधित हैं। कोई भी जीव स्वयं किसी जीव से भोजन प्राप्त करता है और बाद में स्वयं भी किसी अन्य का भोजन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कीट, तो जो कीट है वो भोजन किससे प्राप्त करता है? कीट पतंगे भोजन के रूप में घासों को खाते हैं, पौधे की पत्तियों को खाते हैं और बाद में जो मेढक होता है वो उन कीटों को ही खा जाता है। इसका मतलब प्रत्येक जीव पहले किसी से भोजन प्राप्त करता है और स्वयं भी किसी अन्य का भोजन बन जाता है। अर्थात भोजन के लिए आपस में संबंधित जीवों की एक श्रृंखला होती है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रकृति में केवल एक ही खाद्य श्रृंखला संचालित नहीं होती, प्रकृति में ऐसी बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं संचालित होती हैं। मतलब कहने का ये है कि घास को कीट और फिर कीट को मेढक खाता है, इसी तरह घास को कीट और फिर कीट को छिपकली भी खा सकती है। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं संचालित होती हैं। तो जब ये कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे के साथ में संबंधित हो जाती हैं, तो इनके आपस में संबंधित होने से जो जाल, जो नेटवर्क बनता है, उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। साथ में है पारिस्थितिकी पिरामिड। ये क्या होता है? वास्तव में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम जीवों की संख्या को, कितने प्रकार के जीव हैं और उनकी संख्या को अगर हम आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना चाहें, या उन जीवों के जैव भार या उनकी संचित ऊर्जा, कौन कौन सी तीन चीजें? उनकी संख्या, जैव भार या उनकी संचित ऊर्जा, इन तीनों में से किसी भी चीज को अगर हम आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो एक पिरामिड के समान स्ट्रक्चर बनता है। इसी को हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र वाले टॉपिक के अंतर्गत हमें पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है। उसके दो प्रकार के घटक यानी जैविक घटक और अजैविक घटक पढ़ने हैं। फिर खाद्य श्रृंखला पर डिस्कशन होना है, फिर खाद्य जाल पर डिस्कशन होना है और फिर पारिस्थितिक पिरामिड्स देखने हैं जो 3 प्रकार के हैं। ये तो फर्स्ट टॉपिक हुआ। फिर ये जो खनिज और धातु अयस्क
ये सारा टॉपिक जो है हमारे दूसरे प्रवक्ता साथी हैं विज्ञान विषय के, उनके द्वारा लिया जाएगा। आवर्त सारणी वगैरह ये टॉपिक भी उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। स्थिर विद्युत आवेश प्रकार ये सब भी उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। विद्युत धारा, चुंबकत्व, तो यहाँ तक टॉपिक हमारे दूसरे प्रवक्ता साथी उनके द्वारा लिया जाएगा। फिर बात आती है रक्त की संरचना। हमारे शरीर में लाल रंग का रक्त होता है, हमें देखना है कि रक्त की संरचना कैसी होती है। मतलब यहाँ संरचना का है कंपोजिशन। कंपोजिशन से मतलब है कि रक्त किन किन घटकों से मिलकर बना है। प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, कितना अमाउंट होना चाहिए किसका, प्रत्येक का क्या क्या कार्य है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी और बढ़ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, इन सब पर चर्चा हम करेंगे रक्त की संरचना के। फिर बात आती है रक्त वर्ग। रक्त वर्ग का मतलब है ब्लड ग्रुप्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, उनकी डिटेल में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इनके विषय में इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर है रक्त बैंक, मतलब ब्लड बैंक। बच्चों आपने सुना होगा कि अक्सर किसी रोगी व्यक्ति को जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड बैंक से उसे ब्लड दिया जाता है, या कभी कभी लोग ब्लड को डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो जो डोनेट किया हुआ ब्लड है उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो किया जाता है, कहीं रखा जाता है। जहां ब्लड को स्टोर रखा जाता है उसे कहते हैं ब्लड बैंक। अब स्टोरेज करते समय ब्लड को कितने समय तक संरक्षित रखा जा सकता है? आखिर क्या ऐसे ही स्टोर रखा जाता है? नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि बाहर रखने पर भी वो खराब ना होने पाए, उसकी क्लॉटिंग ना हो पाए। तो इन सब चीजों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है ब्लड बैंक। रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां, मतलब हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाते हैं, तो हमें किन किन सावधानियों को रखना चाहिए उन पर चर्चा होगी। और यहाँ रक्त से संबंधित कुछ सामान्य रोगों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 2 बहुत प्रमुख रोग हैं, जिनमें से एक का नाम है एड्स और एक का नाम है हेपेटाइटिस बी। एड्स का पूरा मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस बी, ये एक लिवर से संबंधित रोग है। इनके विषय में कितना देखना है, इनकी सामान्य जानकारी, ये किस कारण से होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनका बचाव कैसे किया जा सकता है। और फिर साथ में होगा सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, मतलब फर्स्ट एड, मतलब हमें क्या क्या सावधानियां सुरक्षा रखनी चाहिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम प्राथमिक उपचार कैसे ले सकते हैं, उनके विषय में चर्चा होगी। तो ये हमारे विज्ञान के सिलेबस में जो जीव विज्ञान के टॉपिक्स हैं वो थे, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। सभी प्रशिक्षुओं को ये सुझाव दिया जाता है कि वो अपनी एक नोटबुक तैयार कर लें और उस नोटबुक में प्रतिदिन जितना टॉपिक हम बताएं उतना टॉपिक तैयार करके उसमें लिखते रहें। बीच बीच में हम ऑनलाइन मेथड से ही उनका टेस्ट भी लेंगे, और वो टेस्ट कैसे होगा ये आपको अवगत करा दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की प्रतिदिन की इसी प्रकार का नोट्स मेंटेन होना चाहिए। हम कभी भी बीच में या फिर जब भौतिक उपस्थिति होगी तब आपके उन नोट्स को देखेंगे, और ये सब चीजें आपके आंतरिक मूल्यांकन का आधार बन सकती हैं। इसलिए बहुत ही सीरियस होकर, पूरी गंभीरता के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाएं, चीजों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जहां कहीं भी आपकी जिज्ञासा हो आप व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर हमारा जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर संभव होगा, तो अभी तो ये वीडियो माध्यम से है, अगर संभव होगा तो बीच बीच में कभी कभी हम लोग कन्वर्सेशन वाले टॉपिक्स भी लेंगे, जैसे गूगल मीट के थ्रू या जूम ऐप के थ्रू, इनके थ्रू भी हम कुछ टॉपिक्स लेंगे जिससे कि आपके सारी क्वेरीज को दूर किया जा सके। तो आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो एक नोटबुक तैयार करनी है जिस पर आज का जो काम है वो ये है कि आप पूरा साइंस का सिलेबस उस पर नोट डाउन करेंगे और उसमें ये इंगित कर देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा नेक्स्ट वीक में, तो हम लोग जैव विकास से स्टार्ट करेंगे।
जैव विकास क्या होता है इसे डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के साथ साथ जैव विकास के जो सिद्धांत हैं उन पर भी चर्चा हम करेंगे। इतने टॉपिक के अलावा बीच बीच में आपको कुछ मॉडल्स और प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोगात्मक कार्य, सत्रीय या प्रोजेक्ट कार्य, मॉडल क्या क्या है। विज्ञान के प्रत्येक पाठ से प्रशिक्षु शिक्षकों को उस पाठ में अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल, प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत है। शिक्षक गण अन्य विषयों पर भी मॉडल या प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि इन्हीं टॉपिक्स पर आप मॉडल या प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप मॉडल या प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके विज्ञान विषय के सिलेबस में ये जो टॉपिक्स दिए गए थे ऊपर, इनमें से जैव विकास को आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ा रहे हैं, या खाद्य श्रृंखला को पढ़ा रहे हैं, या खाद्य जाल को पढ़ा रहे हैं, रक्त की संरचना को पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें समझाने के लिए आपका कौन सा मेथड, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा मॉडल, कौन सा गेम इतना रुचिकर हो सकता है जिसे देखकर बच्चे तुरंत समझ जाएं कि जैव विकास है, जिसे देखकर बच्चे तुरंत समझ जाएं कि पारिस्थितिक तंत्र की बात है, जिसे देखते ही बच्चे समझ जाएं ये रक्त की संरचना है। तो ये जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, हम आपको बिल्कुल बाउंड नहीं कर रहे हैं कि आप इसी पर बनाओ, नहीं। पूरे सिलेबस में हमारे जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में से आप अपनी इच्छानुसार, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जिस विषय पर कोई बहुत अच्छा गेम या वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप या प्रोजेक्ट या मॉडल कुछ तैयार कर सकते हैं। कोशिश करें कि प्रोजेक्ट या मॉडल हार्ड में तैयार करें, हार्ड कॉपी में तैयार करें, तो वो थोड़े से ज़्यादा रुचिकर होते हैं और बच्चों के लिए बहुत आसान होते हैं समझने लायक। तो वो आप तैयार करेंगे, प्रत्येक बच्चे को ये तैयार करना है। ऐसा नहीं कि जब आंतरिक मूल्यांकन का समय आता है तब आप इन चीज़ों को तैयार करते हैं, तब तो वो एक फॉर्मेलिटीज हो जाती है। आपको इन सब चीज़ों को अभी से तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने साइंस विषय के सिलेबस पर चर्चा कर ली है और आपको क्या करना है इससे अवगत करा दिया है। इसी क्रम में हमारा जो अगला क्लास होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, उस क्लास में हम लोग जैव विकास का जो टॉपिक है उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।